Resilience Law Academy. कल जो हमने किया था उसमें आपको क्या समझ आया रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ पॉक्सो 5N एंड 375 एक्सेप्शन टू आईपीसी। अब तो चलो वो चेंज हो गया, अब तो उन्होंने क्लियर कट लिख ही दिया द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप बेयर एक्ट भी लेके आना। सर वो घर पे आया तो कोर्ट में जब आपको मैसेज आया। ठीक है, बताओ प्लीज क्या समझ आया, रीजनिंग दसो कोर्ट दी। सेक्शन 375 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस दिया कि मतलब अगर लड़की की एज 15 इयर्स से कम है 15 इयर्स, तो 15 और 18 इयर्स के बीच में जो गैप है उस टाइम में अगर उसका जो रेप करता है सेक्सुअल असॉल्ट वो हस्बैंड है तो वो रेप कंसीडर नहीं होगा। पर वो चीज़ सेम चीज़ लाइबल की हुई है पॉक्सो एक्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ पे जजमेंट में डिस्कस। वो तो ठीक है, ये तो इशू है, प्रिवेल क्या करेगा वो अभी हमने आंसर करना है। पॉक्सो अगर आप ऐसा सच मेरे से पूछो कि वो प्रिवेल करेगा तो देखो पॉक्सो में सेक्शन 42 हमने पढ़ा था, वो की कहता है कि पॉक्सो इज नेवर रेड अलोन, इट इज टू बी रेड विद सम अदर ऑफेंस क्रिएटिंग लॉ। निकालो जरा पॉक्सो सेक्शन 42। rather 42A कैपिटल A, 42 कैपिटल A आ निकालो की कहना 42 कैपिटल A। Act not in derogation of any other law. The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. And in case of any inconsistency, the provisions of this act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency. हुन देखो उन्होंने कहता दिस एक्ट पॉक्सो शैल बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ, है ना। हुन नेचुरली अगर मान लो पॉक्सो है इट इज टू बी रेड विद एनी अदर लॉ। अदर लॉ केड़ा हो गया आईपीसी। आईपीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 375 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 2। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, इकट्ठे पढ़ांगे, लेकिन पॉक्सो का 5N जो है, पॉक्सो का सेक्शन 5N जो है वो इसी चीज ਨੂੰ पनिशेबल बना रहे 15 to 18 ईयर्स ਦੇ ਨਾਲ अगर कोई एग्रावेटेड पेनिटेटिव सैक्शुअल असॉल्ट हो रहा था। और ये सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 ਇਹਨੂੰ ਕੀ बना रहा नॉट पनिशेबल। रादर उन्होंने गल लिखी हुई है 42 कैपिटल A च कि बोथ आर टू बी रेड टुगेदर। ये ताही प्रॉब्लम क्रिएट हुई सी कि आपां किस तरह अगर रेड टुगेदर कर रहे हैं तो फिर दोनों विचों की चीज़ प्रीवेल करोगी। कोर्ट ने यही तो डिस्टिंक्शन की है कि ऑन वन हैंड वी हैव पॉक्सो, पॉक्सो की करता पाया है इट इज़ नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैरिड गर्ल एंड अनमैरिड गर्ल, लेकिन जो आईपीसी है वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करता पाया बिटवीन मैरिड गर्ल एंड अनमैरिड गर्ल। जी मैरिड गर्ल है बेशक वो 15 to 18 ईयर्स के विच है, वो कभी भी अपने हसबैंड को प्रोसीक्यूट कर ही नहीं सकती, लेकिन अनमैरिड गर्ल जो है वो प्रोसीक्यूट कर सकती किसी भी मैन ने। तो यदा कोई रियल रैशनेल नहीं है, नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। रादर अगर वो यह लिखते पे है प्लस करके कि पॉक्सो इज टू बी रेड विद अदर लॉ, एक टाइप की खिचड़ी पका रहे, यह गल अगे सुप्रीम कोर्ट कहूगी, आप अज रीड करांगे। सो इसी करके डायकॉटमी क्रिएट हुई सी कि साडे कोल किहड़े-किहड़े ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या असी 42 कैपिटल A नू आपां स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देनी है कि वैदर पॉक्सो एक्ट शुड बी रेड टुगेदर विद एनी अदर लॉ। ਇਹਦਾ दूसरा पार्ट की कहता है इनकंसिस्टेंसी। अगर दोनों के कोई इनकंसिस्टेंसी होएगी तो पॉक्सो विल प्रिवेल। लेकिन फिर तुसी ये क्यों गल कह रहे हो कि दे बोथ आर टू बी रेड टुगेदर आईपीसी एंड एनी अदर लॉ, क्योंकि एक सिंपल जी गल है। ये देखो कि अगर लड़की 18 साल तो घट एज की है, इफ शी इज लैस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, ਉਹਦਾ केस तो ऑटोमैटिकली पॉक्सो के अंडर फॉल कर गया।
आईपीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। तो ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਨ ਇਜ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਪੌਕਸੋ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ ਵਿਦ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਲਾਅ? ਲੇਕਿਨ ਅਦਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੌਕਸੋ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ ਵਿਦ ਸਮ ਅਦਰ ਲਾਅ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 18 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 375 ਰੈਡ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਆਫ ਪੌਕਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਵਿਲ ਸ਼ੀ ਬੀ ਲਾਇਬਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੇਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਪੈਨੀਟੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਕਰੂਗੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਇਬਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਬਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। तो ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ that is going under the POCSO, then why are you saying the POCSO is to be read with some other law? No need. और फिर ਤੁਸੀਂ काइंड ऑफ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ as a precaution, as a warning कि in case of any inconsistency POCSO shall prevail. So this was the issue before the Supreme Court in the case of Independent Thought versus Union of India. फॉलो ਕੀਤੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? कि आर्टिकल सैक्शन 42A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਾਅ ਫॉर द टाइम बीइंग इम्पोज्ड। ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਹੈਗਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 375 ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਜੋ 15 ਤੋਂ 18 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗਰਲ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 375 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਕਸੋ ਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਔਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਔਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ ਵਿਦ ਸਮ ਅਦਰ ਲਾਅ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਆਊਟ पेज 11 और इत्थे होएगा ਤੁਹਾਡਾ 810 इसी जजमेंट ਦਾ। तो रीजनिंग समझी दी होंदी है कोर्ट दी कि when the girl who is less than 18 years of age, her case directly will fall under POCSO, then why are you saying it is to be read with some other law? POCSO is to be read with some other law. There is no rhyme and reason for this logic. मिल गया? 810 पेज कंक्लूजन लिखा होना उत्थे पढ़ते हैं आप। Sexual intercourse with a girl below 18 years of age is rape regardless of whether she is married or not. एक किदे अंडर? POCSO दे अंडर। The exception carved out in IPC creates an unnecessary and artificial distinction between a married girl child and an unmarried girl child and has no rational nexus with any unclear objective sought to be achieved. ਆਪਾਂ पढ़िया आर्टिकल 14 च रीजनेबल क्लासिफिकेशन की मतलब ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ? इंटेलिजिबल एक क्लास सेपरेटली ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਸ ਕੋਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? that is called reasonable nexus or intelligible nexus or intelligible differential, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 375 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? whether to save girl child, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਸੇਵ ਦ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 to 18 ਇਅਰਸ ਵਾਲੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਲਾਇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਪ ਵਿਲ ਬੀ ਰੇਪ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 2 ਵੈਲ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਨੋ ਕਲੀਅਰ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ देयर, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੇਬਲ ਨੈਕਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੈਕਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਗਰਲਸ ਆਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 15 ਇਅਰਸ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਗਰਲਸ ਆਫ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 15 to 18 ਈਅਰਸ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਟੂ ਯੂ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਫੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੇਪ? ਵਾਈ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪੌਕਸੋ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਬੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਡ ਹੋਵੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। The artificial distinction is arbitrary and discriminatory and is definitely not in the best interest of the girl child. Naturally, the artificial distinction is contrary to the philosophy and ethos of Article 15(3) of the Constitution, as well as contrary to Article 21 of the Constitution and our commitments as international conventions. तो 15(3) की कहता है Constitution का कि state can make laws for the protection of women and children. क्या exception 2 of section 375 IPC is it protecting the interest of children? No. तो क्या फिर किधर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है एक्सेप्शन? हस्बैंड दे कर रही है, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੀडम ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਮੇਡ ਲਾਇਬਲ ਫॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ? ਇਜ਼ ਇਟ ਆਰਬਿਟਰਰੀ? Is it distinction? Supreme Court is saying yes, it is arbitrary and it is discrimination. It is discriminatory also. Plus Article 21 ਤਾਂ automatically invoke ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ clear cut violation ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ right to life and personal liberty of the girl child. Plus ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ international agreements ਹੈ, international conventions ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ violate ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ best interest of the child ਆਪਾਂ protect ਕਰਨਾ ਹੈ। Then why are you creating this artificial sort of distinction between married girl and unmarried girl? एक मैरिड गर्ल ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ केस चला सकती है। पर्पस आप क्या करना चाह रहे हो, अचीव क्या करना चाह रहे हो, विच इज़ नॉट क्लियर। और पार्लियामेंट को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जब वो पॉक्सो लेकर आए 2012 में तो सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 ऑलरेडी वहाँ पे था IPC में। स्टिल उन्होंने 5N बनाया और 5N भी तो मैं इंटरप्रिटेशन दसी है वो की है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ every kind of girl child is protected। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, it is also contrary to the philosophy behind some statutes, the bodily integrity of the girl child, her reproductive choice। What is equally dreadful, the artificial distinction turns a blind eye to trafficking of girl child, and surely each one of us must discourage trafficking, which is such a horrible social evil। आपको जनरल गलना कर रही है कोर्ट। There are really 5 options before the court। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ? What all things the court will keep into mind while giving the interpretation of this kind of irony, of this kind of dichotomy। पहली गल तो परपस देखेगी दोनों प्रोविजनस का, फिर उस तो बाद किसी इंटरप्रिटेशन ते पहुंचेगी। होर की चांस कर सकती है वो, किहड़े ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस तरह डैनियल लतीफी वाले केस विद इन पढ़िया सीगा ऑन और बिफोर, क्या उस तरह कर सकती है? बिल्कुल कर सकती। क्या चेंज कर सकती है लॉ नूं? वो नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज दैट इज़ अ एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। कोर्ट लेजिस्लेचर तो नहीं होंगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। तो किहड़े 5 ऑप्शंस अवेलेबल है कोर्ट के कोल, वो देखो। टू लैट द इनकॉग्रुटी मतलब होंदा है इनकंसिस्टेंसी, रिमेन एज इट इज़। कोर्ट इस तरह या तो छड़ दे जिस तरह डायकोटमी हैगी है, इनकंसिस्टेंसी हैगी, उस तरह ही छोड़ दे। दिस डज नॉट सीम अ वायबल ऑप्शन गिवन दैट द लाइफ्स ऑफ थाउजेंड ऑफ द यंग गर्ल्स आर एट स्टेक। अगर उन्होंने इस इनकंसिस्टेंसी नू, इस इनकॉग्रुटी नू एड्रैस ही नहीं किया तो फिर किन्नी हज़ारा गर्ल्स के इंटरस्ट हार्म हो जाए। तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। Second option, to strike down as unconstitutional exception 2 of section 375. In the present case, this is also not a viable option since this relief was given up and no such issue was raised। Constitutionality ਦਾ ਤੇ issue ਹੀ raise ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Independent Thought versus Union of India ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ issue ਹੀ नहीं ਸੀਗਾ। पार्टीज ने रिलीफ मंगया ही नहीं कि आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। तो जब कोर्ट के सामने आपने प्रेयर ही नहीं की, जब कोर्ट के सामने आपने रिलीफ मांगा ही नहीं, तो कोर्ट वो रिलीफ कैसे आपको दे देगा? दिस इज द सेकंड ऑप्शन।
थर्ड वन, टू रिड्यूस द एज ऑफ द कंसेंट फ्रॉम 18 टू 15 ईयर्स, ये कोट कर सकती है 18 तो 15 साल कंसेंट की एज, कि मान लो उन्होंने लिखा है कि 15 साल द वाइफ, उत्थे यह लिख दें कि कंसेंट ऑफ द वाइफ अप टिल द एज ऑफ 15 ईयर्स इज मटीरियल या इमटीरियल, क्या ऐसा कोड लिख सकती है? आंसर इज नो। अगे देखो, दिस टू इज नॉट अ वायबल ऑप्शन एंड वुड अल्टीमेटली बी फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड, ये तो लेजिस्लेचर का काम है। फोर्थ ऑप्शन देखो, टू ब्रिंग द पॉक्सो एक्ट इन कंसोनेंस विद एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वायबल ऑप्शन सिंस इट वुड रिक्वायर नॉट ओनली अ रेट्रोगेट अमेंडमेंट टू द पॉक्सो एक्ट बट ऑल्सो टू द सेवरल अदर प्रो स्टैट्यूट्स लेजिस्लेशन। अगर उन्होंने ऐसी इंटरप्रिटेशन दे दी कि आप 375 के एक्सेप्शन 2 को पॉक्सो की तरह पढ़ो, जैसे पॉक्सो की ब्रॉड स्पिरिट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो, तो ऐसे तो फिर हर लॉ के बारे में आपको ये बात करनी पड़ेगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में भी यही बात बोलनी पड़ेगी, पीसीएमए के बारे में भी यही बात बोलनी पड़ेगी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में भी यही बात बोलनी पड़ेगी, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के बारे में भी यही बात बोलनी पड़ेगी। ये कल हमने बहुत सारे स्टैट्यूट्स किए, ये वाले पेज नंबर आपका 4 था 803 पेज पे लिखा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, पॉक्सो, पीसीएमए, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो फिर तो सारे ने ये गल कहनी पएगी, फिर तो कोर्ट को हर एक बार ये कहना पएगा कि आप एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 को इन कंसोनेंस विद जेजे एक्ट भी करो, इन कंसोनेंस विद पीसीएमए भी करो, इन कंसोनेंस विद डीवी एक्ट भी करो, तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन देखो कोर्ट के पास क्या बचता है, टू रीड एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 इन अ पर्पसिव मैनर टू मेक इट इन कंसोनेंस विद द पॉक्सो एक्ट। आप इसको रेड विद टुगेदर करो, पॉक्सो के प्रोविजन को एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 के साथ मिलाकर पढ़ो, दिस इज अ गुड ऑप्शन। ना कि फोर्थ ऑप्शन च की सीगा कि पॉक्सो नो अपर हैंड रख के जेड़ा एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 दा ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪੌਕਸੋ ਦੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, जेजे एक्ट ਨੂੰ भी कहना पैंदा, तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। रादर गुड ऑप्शन का क्या है कि आप दोनों को कंसोनेंस के साथ पढ़ो, दोनों को रेड टुगेदर करो। आगे देखो, द स्पिरिट ऑफ द अदर प्रो चाइल्ड लेजिस्लेशन एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ द मैरिड गर्ल चाइल्ड, सारे ਜਿਹੜੇ प्रो चाइल्ड लेजिस्लेशंस है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ पढ़ो। बीइंग पर्पसिव एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शनिस्ट, हु आर पर्पसिव एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शनिस्ट? सुप्रीम कोर्ट। There is only one pragmatic option available, pragmatic मतलब practical option available, this is only the pragmatic option available, therefore there is absolutely no other option but to harmonize the system of laws relating to children and require exception 2 to section 375 to now be meaningfully read as, ਹੁਣ देखो उन्होंने की कहता सुप्रीम कोर्ट ने कि exception 2 to section 375 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ 2017 ਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਰਪਸਿਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟ ਬਾय ਅ ਮੈਨ ਵਿਦ ਹਿਸ ਓਨ ਵਾਈਫ, ਦ ਵਾਈਫ ਨਾਟ ਬੀइंग ਅੰਡਰ 18 ईयर्स ऑफ एज, इस तरह इन्हों पढ़िया जाए, इज नॉट रेप। ये मैंने आपको हाईलाइट भी किया हुआ है ये फोटो, हाँ, इस तरह इन्हों पढ़िया जाए। और यही सेम बात इन्होंने लेजिस्लेचर ने बीएनएस में भी इनकॉर्पोरेट की है अंडर सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस एक्सेप्शन 2, सेम 18 ईयर्स ही अब कर दिया। ओल्ड आईपीसी में कितना था? 15 ईयर्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली जजमेंट आने के बाद, जहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसा कह रहा है कि जब हम कंसोनेंस में लाते हैं पॉक्सो एक्ट को और एक्सेप्शन 2 को, तब हम 18 ईयर्स इसको रीड करें, तो इसको अब ऐसे पढ़ा जाए। तो दिस इज नाउ द एक्चुअल एक्सेप्शन, इसको अब ऐसे पढ़ा जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? 18 ईयर्स की ਜਿਹੜੀ लड़की हैगी है, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मैरिटल हो रहा है, सैक्शुअल इंटरकोर्स हो रहा है, then what will be the situation? 18 ईयर्स तो अबव ਚ ਲਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਬਵ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ईयर्स अगर ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਦ ਵਾਈਫ इज द फीमेल इज 16 ईयर्स एंड द हस्बैंड इज 21 ईयर्स। अब बताओ, अगर हम ये एक्सेप्शन रीड करते हैं, इफ वी रीड दिस एक्सेप्शन होल हार्टेडली, पूरा वर्बैटिम अगर इसको पढ़ते हैं, तो कैन द वुमेन दैट इज द वाइफ मेक लाइबल द हस्बैंड अंडर आईपीसी? आंसर इज इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उनका 18 ईयर्स का था ना,
BNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, BNS ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟਸ ਸੇ BNS नहीं आया, लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट वाली जजमेंट आ गई ना 2017 में, मान लो केस आया 2019 का, 2020 का, 2022 का, क्या वाइफ अपने हस्बैंड को, 16 साल की लड़की अपने हस्बैंड को रेप के लिए लाइबल कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है। इन अंडर विच लॉ? अंडर आईपीसी च कर सकती है। पॉक्सो तो करेगी, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फॉलो कर गए गल। हुण इनू इस तरह रीड किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन दी है। It is only through this reading that the intent of social justice to the married girl and the constitutional vision of the framers of the constitution can be preserved and protected and perhaps given impetus. Impetus का मतलब recognition. However, the larger issue of marital rape of the adult women केड़ियां more than 18 years, वो हले भी डिस्कशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हले भी कोई क्लियर कट जजमेंट नहीं आई कि अगर मान लो कोई वुमन 18 साल तो अबव एज दी है तो शी इज़ नॉट गिविंग कंसेंट फॉर सैक्शुअल इंटरकोर्स, लेकिन उसका हस्बैंड है ਉਹਦੇ ਨਾਲ फोर्सफुली सैक्शुअल इंटरकोर्स करता है, क्या उसको आप मैरिटल रेप मानोगे? देयर इज नो क्लियर कट आंसर राइट नाउ, एज ऑफ नाउ इसके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है। दिस इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो जजमेंट है ये खाली एक क्लास ऑफ गर्ल्स को फोकस करता है, कौन सी? 15 तो 18 साल वाली, और उन्होंने रेमेडी सुप्रीम कोर्ट ने की दी कि इनू किस तरह रीड किया जाए एक्सैप्शन नू इन कॉन्सोनेंस विद द पॉक्सो, और एज कितनी कर दी? 18 ईयर्स। पहला कितनी सी? 15 ईयर्स। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रिजर्व हो गई है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज केसेस, अगर मान लो वुमेन या वाइफ 18 साल तो अबव एज दी है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके नाल फोर्सफुली सैक्शुअल इंटरकोर्स कर दे और वाइफ कंसेंट नहीं दे रही, वाइफ का मन नहीं है, विलिंगनेस उसकी नहीं है सैक्शुअल इंटरकोर्स करने की, तो कैन शी मेक हर हस्बैंड लायबल फॉर रेप? देयर इज नो क्लियर कट आंसर राइट नाउ। इसका आप मैरिटल रेप में जुडिशियल सेपरेशन में इसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। मान लो अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हुई है और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे विच रहंदे हुए हस्बैंड और वाइफ दे विच सैक्शुअल इंटरकोर्स हो गया, दैन यू कैन मेक लायबल, ਉਹਦਾ एक सैपरेट ऑफेंस क्रिएट किया है। लेकिन मान लो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री नहीं भी हुई, दैन व्हाट? इसके ऊपर अभी भी सेटल्ड लॉ नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये इशू ही नहीं था। अडल्ट वुमेन के साथ अगर कोई मैरिटल रेप कर रहा है तो अडल्ट वुमेन मतलब मोर देन 18 ईयर्स। देखो, however the larger issue of marital rape of adult women has not been dealt with here since that issue was not raised before the court by the petitioner or the intervener. ये इशू रेज नहीं किया गया, ठीक है। आगे देखो लास्ट पैराग्राफ अदर लेजिस्लेशंस में, अब ये फाइनल कंक्लूजन है इसी पेज का लास्ट पैरा। द पॉक्सो एक्ट इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, मिल गया, टिक लगाया हुआ है मैं, is a landmark legislation for the protection of child right and to prevent the sexual abuse and exploitation of children. The POCSO Act was enacted by the Parliament in the year 2012 and it came into force on 14 November 2012, Children Day वाले दिन। Certain amendments were made by the Criminal Law Amendment Act 2013, whereby Section 42 and 42A were added. These amendments in the POCSO Act were brought by the same amendment by which Section 375, Section 376 and other sections of IPC relating to crimes against the women were amended. वो ऐड किया सी ना गैंग रेप 376D, जुडिशियल सेपरेशन में अगर रेप कर दिया 376B, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई आर्मी पर्सन ने कर दिया 376A, ये वो सेपरेट जो थे 2013 की अमेंडमेंट्स तो ऐड किए गए सी ए वाले न्यू ऑफेंसिस। और 2013 की जी अमेंडमेंट सी वो क्यों आई सी? आफ्टर द निर्भया केस, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਰੇਪ ਐਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਔਰ ਪੌਕਸੋ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌਕਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਗਈ आफ्टर द निर्भया केस। और इस केस से भी जी अमेंडमेंट है ना काफ़ी सारे चेंजेस हुए सी, एज के उत्ते काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुए, इंडियन एविडेंस एक्ट के काफ़ी चेंजेस हुए, CRPC काफ़ी चेंजेस हुए 2013 अमेंडमेंट के ਇਹ उस टाइम के उत्ते 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂजेस ਮੇਡ ਬਾय ਦ 2013 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਚੇਂजेस ਮੇਡ ਬਾय BNS ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਦ IPC। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, the definition of rape was enlarged and the punishment under section 375 was made much more severe।
तो ਸਵੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਆਫ ਦ ਪੋਕਸੋ ਮੇਕਸ ਇਟ ਕਲੀਅਰ that where an offence is punishable both under the POCSO and also under IPC, then the offender, if found guilty of such offence, is liable to punished under that act which provides for more severe punishment। ਜਿਹਦੀ punishment ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਦਾ punishment ਇਹਨੂੰ liable ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। This is against the traditional concept of criminal jurisprudence। ਹੁਣ criminal jurisprudence यानी criminal law ਦਾ principle ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दो, अक्यूज्ड को। यही कहता है आप बेनिफिट किसको दो, अक्यूज्ड को। अगर मान लो एक एक्ट दे नाल एक एक्ट दो ऑफेंसेस दे विच दो प्रोविजन दे विच फॉल करता पे, लेट्स से देयर इज वन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका पॉक्सो में भी फॉल कर रहा है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका आईपीसी में भी फॉल कर रहा है। लेट्स से पॉक्सो दे विच सजा है 10 साल दी, आईपीसी दे विच सजा है 5 साल दी। ट्रेडिशनल कंसैप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि तुसी वो पनिशमेंट दो अक्यूज को जिहड़ी घट है, क्योंकि हम किस पे ऊपर चलते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या है कि आप अक्यूज के बारे में थोड़ा सोचो। वाई? बिकॉज इंडिया अडॉप्ट्स द पॉलिसी ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कि अक्यूज्ड जिहड़ा है वो कोई भी क्राइम जो कमिट करता है ਉਹਦੇ हालात ਉਹਦੇ ਤੋਂ ऐसा क्राइम कमिट करवाते हैं। ये है पीछे राइम एंड रीजन। तभी हम कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दो, अक्यूज्ड पर्सन को दो। और तभी हम कहते हैं कि अगर उसका कोई भी एक्ट दो लॉस के अंडर पनिशेबल हो रहा है और दोनों लॉस में डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट है, गो फॉर दैट पनिशमेंट विच इज लेस। तो इधर जिवें 5 साल की पनिशमेंट है आईपीसी दे विच, तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए एज पर द कंसैप्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट प्रिंसिपल। लेकिन पॉक्सो ने तो बिल्कुल ही उलट गल कह दी। पॉक्सो ने की गल कह दी कि आप उसको वो सजा दो विच इज हायर। यही गल आप पढ़ी। देखो जरा ध्यान नाल, दिस इज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस दैट इफ 2 punishments are provided then the benefit of the lower punishment should be given to the offender। ਇਹਨੂੰ benefit of doubt ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ क्रिमिनल law ਚ। अगर ਤੁਸੀਂ अपने लॉ कॉलेज ਚ पढ़िया ਹੋਵੇ क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से विच एक्सप्लेन्ड है ये चीज। द लेजिस्लेचर नोइंगली इंट्रोड्यूस सेक्शन 42 ऑफ द पॉक्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कोर्ट कह रही है लेजिस्लेचर ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ। As the statements of objects and reasons of the POCSO shows, this act was enacted as a special provision for the protection of children with a view to ensure that children of tender age are not abused during their childhood and youth। These children were to be protected from the exploitation and given facilities to develop in a healthy manner। तो पर्पस की है पॉक्सो का, आ वाला पर्पस है। रादर दैन कि हसबैंड वाइफ दे विच अगर कोई इंटरकोर्स हो रहा उन्होंने प्रोटेक्ट करना, आई मीन वाइफ ਨੂੰ प्रोटेक्ट करना, पर्पस की है पॉक्सो का चाइल्ड ਨੂੰ प्रोटेक्ट करना। तो चाइल्ड अगर मान लो जी गर्ल है वो चाइल्ड भी तो हो सकती है लैस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। आगे पढ़ो, तुसी पढ़ो। Section 42A of the POCSO Act has two parts। The first para of the section provides that the act is in addition to and not in derogation of any other law। Therefore, the provisions of the POCSO Act are in addition to and not above any other law। वही गल आ गई, they are in addition to and not above any other law। means ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੌਕਸੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਈਪੀਸੀ ਵੀ ਰੈਡ ਵਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। और आईपीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 375 ਦਾ एक्सेप्शन 2। और नेचुरली अगर कोई लड़की है विच इज लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसका ऑटोमेटिकली केस कहाँ फॉल कर जाएगा, पॉक्सो में। वही वो गल कह रही है। However, the second part of section 42A provides that in any case of any inconsistency between the provisions of the POCSO Act and any other law, then it is the provisions of the POCSO Act which will have an overriding effect to the extent of inconsistency। The POCSO Act defines a child to be a person below the age of 18 years। Penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault have been defined in section 3 and section 5 of the POCSO Act। Provisions of section 3 and 5 are by and large similar to section 375 and section 376 IPC। मैं तो दसिया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑलमोस्ट सेम है, पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन या अप्लाइंग द माउथ, यही सेम क्राइटेरिया से नाल रेप भी डिफाइंड है। तो वही सेम वो गल कह रहे हैं। सेक्शन 3 ऑफ द POCSO Act is identical to the opening portion of the section 375 IPC, whereas section 5 POCSO Act is similar to section 376 to subsection 2 IPC। Exception 2 to section 375 IPC
which makes sexual intercourse or acts of consensual sex of a man with his own wife, not being under 15 years of age, not an offence, is not found in any provisions of the POCSO Act. Therefore, this is a major inconsistency between the POCSO Act and IPC. As provided in section 42A, in case of such an inconsistency, the POCSO Act will prevail. Moreover, the POCSO Act is a special act dealing with the children, whereas IPC is the general criminal law. Therefore, the POCSO Act will prevail over IPC, and exception 2, insofar as it relates to children, is inconsistent with the POCSO Act. सो की समझ आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੌਕਸੋ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ 42 ਕੈਪੀਟਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਕਿਉਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਵਾਈ देयर इज अ सॉर्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड हाउ दैट इनकंसिस्टेंसी इज टू बी रिजॉल्व्ड ठीक है ਐ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ 42 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੌਕਸੋ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ और मोस्ट ऑफ यू तुसी भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी यही आंसर किया मैनू यू ऑल वर राइट लेकिन उहदी रीजनिंग तो दसो कि इनकंसिस्टेंसी आई किवें तुसी रिजॉल्व किवें कीता उहनूं दैट हैज़ बीन वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट समझ आई रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट दी की सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया बेसिकली कि कोई राइम एंड रीजन नहीं है कोई रीजनेबल नैक्सस नहीं है पॉक्सो और एक्सेप्शन 2 ऑफ द 375 आईपीसी दे विच वो डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी लॉजिक मैरिड वूमेन दे कोल प्रिविलेज नहीं है अनमैरिड लेडी कोल प्रिविलेज है ठीक है और ब्रॉडली सुप्रीम कोर्ट ने की देखा द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पर्पस देखा ठीक है सो इतने थोड़ी इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कंप्लीट होती है जजमेंट ठीक है यू ऑल वर राइट फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने वो मैंने आपको भेजा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही आगे वही जनरल सी बातें की हैं कि इट इज आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेटरी कैप्रिशियस एंड विम्सिकल एज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल कौन से आर्टिकल वायलेट कर रही है ये क्लासिफिकेशन 14, 15 एंड 21 ऐप जी नहीं मैं वैसे तुम दस रहा हूँ फोटो ठीक है ये जो क्लासिफिकेशन है ये पॉक्सो एक्ट के भी अगेंस्ट जा रही है क्योंकि पॉक्सो कोई तरह की डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट करता बिटवीन मैरिड गर्ल एंड अनमैरिड गर्ल की और इसी जजमेंट के बाद आप एक्सेप्शन 2 को कैसे पढ़ने लग गए थे 18 ईयर्स और इसी जजमेंट के बाद बीएनएस में अब जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता उसके रेप में एक्सेप्शन 2 जो है सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 उसमें क्लियर कट 18 ईयर्स एज ही लिख दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो काफ़ी सारे जो लेजिस्लेचर है ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इंस्पायर होकर लॉ बनाते हैं ठीक है अगर वो चाहते तो 15 ईयर्स ही रख सकते थे बट नो दे हैव वेरी वेल केप्ट दिस इन द न्यू क्रिमिनल लॉ ठीक है भारतीय न्याय संहिता अब इसको थोड़ा लिखते हैं हम कल लास्ट लाइन केड़ी लिखवाई सी मैं तुहानू द गर्ल चाइल्ड एंड हर हस्बैंड ऐ लिखवाई सी चेंज द पैरा कंटिन्यू करो इतने स्टार्ट राइटिंग थोड़ा सा लिखो इसको द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्राची मैम बलकरण सर आपको समझ आया क्या रीजनिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने आप इसका ना प्रिंट निकाल के रख लिया करो प्लीज आंसर मी आपको समझ आया व्हाट वाज द लॉजिक गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस लिखो द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो रैशनल फॉर the court observed that there is no rationale for an artificial distinction which has been made in exception to section 375 exception to section 375 between a married girl and an unmarried girl between a married girl and an unmarried girl full stop there is an apparent conflict between
there is an apparent conflict between the provisions of IPC and POCSO. The provisions of IPC and POCSO. Full stop. The rape of married girl child is not rape. The rape of married girl child is not a rape under IPC. The rape of married girl child is not a rape under IPC, but it is an offence under section 5N of POCSO. But it is an offence under section 5N of POCSO and punishable under section 6. And punishable under section 6. Full stop. Moreover, section 42 and 42A, capital A. Moreover, section 42 and 42 capital A POCSO Act were added by 2013 Amendment Act. Were added by 2013 Amendment Act, comma, this amendment brought the same changes in section 375 and 376 as well. In section 375 and 376 as well. Full stop. Whereas section 42 of POCSO makes it clear that where an offence is punishable both under POCSO and IPC, that the offender is liable to be punished under that act, which provides for more severe punishment. Full stop. Section 42 capital A is divided in two parts. And according to the later part, LATER, and according to the later part, POCSO will prevail over IPC. And exception 2 to section 375. And exception 2 to section 375 in so far as it relates to children is inconsistent with the POCSO. So the court struck down this much of the part which relates to the girl between the age of 15 to 18 years. Citing it as CITING. ऑडियो रिपीट हो रही है 3 बार। नहीं, हाँ, वहाँ पे जैसे एक बार वर्ड बोलते ना 3 बार आ रहा है। एक मिनट पूछता हूँ। बलकरण सर, प्राची मैम, बताना जरा कि मेरी ऑडियो ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आपको रिपीट तो नहीं होके आ रही? तीन बार आ रही है। तीन बार आ रही है कुछ? वो कह रही है यस सर, इट्स ओके, फिर क्यों रिपीट आ रही है? फाइन,
वेरी फाइन। उधर कोई आपके सिस्टम में होगी ना इशू? हाँ दोबारा आप लॉगिन करके देख लो। साइटिंग इट एज discriminatory and violative of discriminatory and violative of article कौन से होंगे? 14, 15 एंड 21। 19 होएगा? 19 क्या बोलता है? फ्रीडम्स वो होएगा? जिथे याद रखना 15 की गल आ गई। 15(3) आपा कितना कि स्टेट हैज द पावर टू मेक सेपरेट लॉ फॉर चिल्ड्रन, उसको तो प्रॉपर्ली अगेंस्ट जा रहा है ये एक्सेप्शन 2। जहां पे 15 की बात हो गई ऑटोमेटिकली वहां पे आर्टिकल 14 भी इन्वोक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड वहां आर्टिकल 21 भी इन्वोक हो जाएगा। उसके लिए आपको सेपरेटली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15, 14 ये दोनों साइड बाय साइड आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर 14 वायलेट हुआ तो हो सकता है कि 15 भी वायलेट हो सकता है, लेकिन जहां 15 वायलेट हो रहा है वहां तो डेफिनेटली 14 वायलेट होगा ही होगा, क्योंकि ब्रॉड स्पिरिट क्या है? आर्टिकल 14 वाली। अब क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड के राइट्स की बात है तो चाइल्ड के राइट्स की बात ऑटोमेटिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट हो गई, तो आर्टिकल 21 भी इन्वोक हो गया। बट इज इट वायलेटिंग आर्टिकल 19 विच इज freedom, protection of from various freedoms? yes, क्या उसको ये वायलेट कर रहा है? थिंक, क्या कोई फ्रीडम आई है विच हमने किया हुआ है आर्टिकल 19 एज अ टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में? लगानी है क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशन दिया? कंप्लीट नहीं है। अच्छा। फ्रीडम आर्टिकल 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बाकी भी फ्रीडम्स हैं बट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज आर्टिकल 19(1)(a). बाकी फ्रीडम्स वो है ना, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस वगैरह वगैरह। आर्टिकल 19(1)(a) इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या पॉक्सो एक्ट ऑन द वन हैंड एंड एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 ऑन द अनदर हैंड, ये जो इनकंसिस्टेंसी है क्या ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 19 को वायलेट कर रही है? आंसर करो, लगाओ थोड़ा दिमाग। ये आपके सामने न्यू सिचुएशन है, आपको पर्पस भी पता है दोनों प्रोविजंस का, आपको आर्टिकल 19 का पर्पस भी पता है। ये आपके सामने लेट्स से कोई न्यू सिचुएशन आ गई, आप इसको एग्जाम में कैसे आंसर करोगे? या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया तो कैसे आंसर करोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू ऑल्सो, इज इट एनीवेयर वायलेटिंग, इज दिस क्वेश्चन, इज दिस इशू और इज दिस कंसिस्टेंसी एनीवेयर वायलेटिंग आर्टिकल 19 of the constitution? वाइफ की 15 to 18 years of age की वाइफ की पहले जब अगर चेंज नहीं हुआ था तो उस टाइम पे वायलेट कर रहा था। कैसे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाइफ नहीं ले सकती, कंप्लेन नहीं कर सकती, वो अपना जाके कुछ कोई एक्शन भी होगा हस्बैंड के अगेंस्ट, तो उसकी फ्रीडम कहीं ना कहीं वो हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वो अगर हो भी रहा है तो कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं। देखो फ्रीडम ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फ्रीडम है, आई मीन ह्यूमन बॉडी है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फ्रीडम भी होएगी। अब जो आप बात कह रहे हो वो एक लॉ उसको राइट प्रोवाइड कर रहा है FIR या कंप्लेंट फाइल करने का, ये उसकी फ्रीडम नहीं है, ये उसका स्टैट्यूटरी राइट है, वो नहीं उसको मिल रहा। फ्रीडम इज सेपरेट थिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार, उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी। कंसेंट भी नहीं एक्सप्रेस कर सकती उस टाइम पे जब हो रहा है। कंसेंट तो इमटीरियल है, वो तो आप शुरू तो ही पढ़ते आ रहे हैं। 15 तो 18 साल की लड़की ਉਹਦੀ कंसेंट तो टेक केयर ही कितने नहीं हो रही अगर वो मैरिड है तक, है ना। बताओ आर्टिकल 19 कहीं वायलेट हुआ? आफ्टर दिस जजमेंट नो, नहीं हो रहा आर्टिकल 19 की तो भी वायलेट, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स डील करते हैं आपके मौलिक अधिकारों से, जो आपके खुद सेल्फ, जो आपके इतने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे ही होंगे।
और ये जो उसका है राइट पॉक्सो के अंडर और सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 के अंदर जो भी उसको स्टैट्यूटरी राइट्स उसको मिल रहे हैं एफआईआर फाइल करने का या हस्बैंड इज नॉट पनिशेबल फॉर रेप, ये उसके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। बट द मोमेंट उसका आर्टिकल 15 वायलेट हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी भी वायलेट हो गया। वाई? बिकॉज जेड़ा इक्वालिटी है आर्टिकल 14 वो इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है इस मैरिड गर्ल ਦੇ ਨਾਲ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द अनमैरिड गर्ल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟमेंट ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ वायलेट कर रहे। आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है क्योंकि इसकी डिग्निटी जो इसकी सेल्फ एस्टीम है जो मेंटल ट्रॉमा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आर्टिकल 19 नहीं वायलेट हो रहा। ठीक है, violative of article 14, 15 and 21 and it was inconsistent with the provisions of POCSO and it was inconsistent with the provisions of POCSO. Para change. Lastly the court also said that it is not creating any new offense, but only removing what was unconstitutional and offensive, ठीक। तो एक ये भी इशू आया इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ, चलो ਉਹਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं भेजी पिक्चर नहीं भेजी लेकिन वो वैसे सुन लो, दैट इज नॉट टू इम्पोर्टेंट। ऑफेंसिव एक इसमें ये भी प्ली रेज की गई थी कि आपने एक्सेप्शन 2 को ऐसी इंटरप्रिटेशन दे दी है कि इसको 18 ईयर्स की तरह पढ़ा जाए एज को, तो क्या आप कोई न्यू ऑफेंस क्रिएट कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट कोई न्यू ऑफेंस क्रिएट कर रही है? रिस्पोंडेंट्स ने ये आर्गू किया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक छोटा सा कह लो सेकेंडरी इशू है, इस पे भी बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। तो कोर्ट ने कहा कि नो, हम कोई न्यू ऑफेंस नहीं क्रिएट कर रहे, रादर हम वो रिमूव कर रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ऑफेंसिव चीज है, जो ऑफेंसिव पार्ट है। ठीक है, अब अगर मान लो कल को लेजिस्लेचर लॉ बना के अमेंड कर देता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, या पॉक्सो के किसी प्रोविजन को या आईपीसी के सेक्शन 375 के सेक्शन 2 को, तीनों में से किसी को भी अमेंड कर देता है, फंडामेंटल राइट्स, पॉक्सो का 5N और एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 आईपीसी, जिसकी वजह से ये जो इनकंसिस्टेंसी है रिमूव हो जाती है। पॉक्सो जो लेट से उन्होंने 42 कैपिटल ए नो रिमूव करता, फिर इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो गई। नाउ पॉक्सो को आईपीसी के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? तो जो एक्लिप्स था वो रिमूव हो गया। अभी कोर्ट ने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि इसको अब ऐसे पढ़ा जाए, ऑफेंसिव पार्ट है। तो दैट मीन्स व्हाट, कोर्ट ने इसके ऊपर एक्लिप्स लगा दिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो हियर द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स विल कम इन, इन्वोक हो जाएगी। अब यही कोई सुप्रीम कोर्ट का मान लो ये 5 जज बेंच डिसीजन है, लेट मी चेक, ये 5 जज बेंच है, नहीं 3 जज बेंच है, इट इज 3 जज बेंच डिसीजन। मान लो कल को कोई 5 जज बेंच डिसीजन हो जाए और वो इस जजमेंट को ओवररूल कर दे इंडिपेंडेंट थॉट वाली, देन अगेन आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसको वायलेट नहीं कर रही है प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को, तो एक्लिप्स आपका रिमूव हो गया। फॉलो किया? एक्लिप्स का पर्पस की होता है, आपने लगाया नहीं शायद मेरी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी वाली क्लासेस। अच्छा, वो लगाना फिर, वो मैं बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी। कोई भी प्रोविजन अगर वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स है तो आर्टिकल 13 की कहना है टू दैट एक्सटेंट वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। Any law or any provision which is violative of the fundamental rights, then to that extent उतना ही सिर्फ inconsistent हो जाएगा, मतलब void हो जाएगा, unconstitutional हो जाएगा। ये कौन करेगा unconstitutional declare या void? सुप्रीम कोर्ट। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो दैट मीन्स इतना जो एक्सेप्शन 2 का पार्ट है ये ऑफेंड कर रहा था, किसके अगेंस्ट जा रहा था, फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट्स इतने से पोर्शन को एक्लिप्स लगा रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं। वो एक्लिप्स कौन लेकर आया, फंडामेंटल राइट्स। सामने कौन लेके आया, सुप्रीम कोर्ट बाय इट्स जजमेंट। कल को मान लो पार्लियामेंट लॉ ही चेंज कर देवे, पॉक्सो ही चेंज कर देवे, आईपीसी दी सेक्शन 375 दी सेक्शन 2 ही रिमूव कर देवे, या फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर देवे, तब क्या होगा, जो आपका क्लिप्स है वो रिमूव हो गया और ये जो प्रोविजन थी विच वाज अर्लियर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये फिर से रिवाइव होगी। इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उसी केस में लगेगा जब प्रोविजन आपकी स्वेरेबल हो फ्रॉम द मेन प्रोविजन। अब ये इट इज स्वेरेबल फ्रॉम मेन प्रोविजन। स्वेरेबल का टेस्ट की होता है कि क्या वो मेन प्रोविजन के ऊपर इतना तो नहीं डिपेंड कर रही कि अगर हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे ऑफेंसिव पार्ट को तो पूरा का पूरा मेन प्रोविजन स्टक डाउन करना पड़ जाएगा, तब डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी या एक्लिप्स नहीं एप्लीकेबल होगी, तब पूरा का पूरा प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, उतना सा पार्ट नहीं होगा। लेकिन इफ दैट पार्ट इज स्वेरेबल फ्रॉम द मेन प्रोविजन, जो ऑफेंसिव पार्ट है जेड़ा पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो अगर मेन प्रोविजन तो सैपरेट किया जा सकता है, स्वेरेबल है, फिर उन्होंने तुसी डिक्लेयर करो एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वहां पे हम आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वहां पे अप्लाई कर गई, ग्रहण लग गया उतनी सी प्रोविजन को। ठीक है, कल को मान लो कोई लार्जर बेंच आ जाए वो इस जजमेंट को ओवररूल कर दे या पार्लियामेंट्री लॉ बना के अमेंडमेंट ले, तो एक्लिप्स इज रिमूव्ड, इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड एंड द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो रिमूव्ड, तो एक्लिप्स खत्म हो गया फिर वहां पे। इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी। ठीक है, सो ये था आपका इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में भी पार्लियामेंट ने मान लो लॉ बना के चेंज ही कर दिया 18 इयर्स, अब 18 इयर्स कर दिया, अब इस जजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की फिर। बट इसमें रीजनिंग काफी अच्छी दी हुई है, कल को आपको वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द अर्लियर लॉ एंड व्हाट इज द करंट लॉ, प्रेजेंट लॉ, और आप उसको रीजनिंग दो तो फिर आप इंडिपेंडेंट थॉट क्यों नहीं रेफर करोगे। अल्टीमेटली जेड़ा नवा प्रोविजन आया है सेक्शन 63 बीएनएस की एक्सेप्शन 2 वो इसी जजमेंट तो इंस्पायर होके आई है, तो व्हाई नॉट, है जजमेंट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये उधर मुस्लिम लॉ में भी रीड करवाई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक जरा क्वेश्चन है उसका आंसर करना प्लीज। एक स्ट्रेंथ बड़ी घट है क्लास की, वो भी आया था कल ने क्या भी थी। हाँ वो मैंने बेयर एक्ट भी लेके आने होने। ये आपका एक पीटी का क्वेश्चन है, एज डिटर्मिनेशन इंक्वायरी is applicable upon A child, B juvenile in conflict with law, C child victim, D all of above। मार्क करो करेक्ट क्या होगा इसमें। हाँ जी, बी ऑप्शन, चाइल्ड जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड विक्टिम, ऑल ऑफ द अबव, क्या करेक्ट होगा। जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। सोचो ध्यान ना। एज डिटर्मिनेशन इंक्वायरी हुंदी किथे है, जिथे पता करनी है। हाँ ते किथे हुंदी है वो, जुवेनाइल डिजीज एक्ट केड़ा सेक्शन, जरनैल सिंह वाली जजमेंट याद है, दसी सी जे रिवाइज कितना होंदा ते आंसर पता होना सी तुहानू। लिखवाई हुई है मैं क्लास डिक्टेट भी की है, तो प्लीज रिवाइज योर नोट्स प्रॉपरली। बताइएगा प्लीज इसका आंसर क्या होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एज डिटर्मिनेशन इंक्वायरी इज एप्लीकेबल अपॉन ए चाइल्ड, बी जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, सी चाइल्ड विक्टिम, डी ऑल ऑफ द अबव।
राइटिंग गंदी हो गई है बहुत ज़्यादा लिख लिख के। सही है सर, कितनी बढ़िया राइटिंग। नहीं समझ ही नहीं आती मेरी राइटिंग लिखते हैं तो ਤੁਹਾਡੀ ठीक है समझ आती, मेरी नहीं समझ आती। चाइल्ड विक्टिम, फिर सोचो क्या थी जरनैल सिंह वाली जजमेंट। प्राची मैम आप आंसर करिए प्लीज। सी और नोट्स आप भी देखो, सभी जाने अपने नोट्स देखो। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, पहले ये ऊपर वाला बताओ। ए मेक्स अ चाइल्ड एजड 10 years touch the penis of other person. A is guilty of only sexual assault. B, A is guilty of penetrative sexual assault. C, A is guilty of aggravated penetrative sexual assault. D, all of the above. ये भी आपने पढ़ लिया है, मतलब मैंने करवा दिया क्लास में। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने अच्छी तरह से क्लास में करवाए हैं, बताना प्लीज। दोस्तों शाबाश, ये आपका प्री का एग्जाम चल रहा है। एज डिटर्मिनेशन इंक्वायरी इज एप्लीकेबल अपॉन, ये होती है सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। पहला कितनी होती सी शशिकांत देखे जजमेंट के हिसाब नाल हैं जी, जजमेंट के हिसाब नाल जजमेंट के हिसाब नाल नहीं होती सी। पहला कितनी होती सी? रूल्स के हिसाब हाँ केड़े रूल्स जे एक्ट दे रूल्स जे रूल्स के रूल 12 जी, पहला होती सी रूल 12 ऑफ जे रूल्स 2000। हुन अमेंडमेंट होके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पूरा ही कंप्लीट नया चेंज हो गया, न्यू लॉ आ गया 94 सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अब बताओ मेरे को, लगाओ अपना दिमाग थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, अप्लाई योर माइंड। अच्छा चलो, जरनैल सिंह जजमेंट ने की क्या? कि कोई भी एज डिटरमिनेशन ਦਾ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਜੇ ਰੂਲਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ, ਏਜ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹੀ ਰੂਲ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ यह गल कैसी। हुन आंसर करो जरा, ए बी सी डी चो केड़ा करैक्ट होएगा? देखो बेटा ध्यान रखना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक तो अपने नोट्स रिवाइज करिया करो, ठीक है। दूसरी गल, दिमाग कान अखा सारे 5 सेंसिस खोल के पढ़ना क्लास 'च, और जो घर भी रिवाइज करना तां। तीसरी गल, जरनैल सिंह वाली जजमेंट ने यह कहा सी जेड़े रूल्स के अकॉर्डिंग जुवेनाइल की एज डिटरमिन होती है, सेम रूल्स के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड की एज भी डिटरमिन होएगी अंडर पॉक्सो, ठीक है। चाइल्ड की तो हो ही सकती है, जुवेनाइल की भी हो सकती है, तो चाइल्ड कैन बी अ विक्टिम ऑल्सो, ये भी हो सकती है। सो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, सब दी हो सकती एज डिटर्मिनेशन, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो रूल्स उन्होंने कहा कि जुवेनाइल की एज को डिटरमिन करने के लिए लगेंगे, वही रूल्स आप चाइल्ड की एज को डिटरमिन करने के लिए भी लगाओगे। अब चाइल्ड मीन सिंपल चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड कैन बी विक्टिम ऑल्सो, तीसरा जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये तो है ही है, सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो एप्लीकेबल ही जुवेनाइल्स पे है, तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन जरनैल सिंह वाली जजमेंट ने क्या कहा कि आप वही रूल्स लगाओगे जो जुवेनाइल जस्टिस के लिए होता है, किसके लिए एप्लीकेबल करोगे? चाइल्ड के लिए भी, पॉक्सो में चाइल्ड के लिए भी। तो पॉक्सो में सिंपली चाइल्ड कैन बी अ चाइल्ड और चाइल्ड कैन बी अ विक्टिम एज वेल, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। की औखा सी अच्छे, थोड़ा सा ओपन माइंड रख के पढ़ो, सब आएगा समझ। अगला बताओ, ए मेक्स अ चाइल्ड एजेड 10 years टच द पेनिस ऑफ अदर पर्सन, टच द पेनिस ऑफ अदर पर्सन। बताओ
A is guilty of only sexual assault, A is guilty of only penetrative sexual assault, C, A is guilty of aggravated sexual assault, or D, all of the above. हाँ, please. Only sexual assault. He will be liable for only sexual assault. Check the definition of sexual assault. पता है मैं कितनी ढूंढ ढूंढ के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं और आप जब गलत करते हो मेरे को कितना बुरा लगता है। उपिंदर सर आए 2 मिनट लिए क्लास, तो फिर चले गए। Starting से है। बताओ, ए एक अक्यूज्ड पर्सन है, उसने एक चाइल्ड को कहा कि आप किसी अदर पर्सन के पेनिस को टच करो, कौन सा ऑफेंस ए कमिट कर रहा है? Sexual assault. सेक्सुअल असॉल्ट। चाइल्ड कौन होता है? कोई भी मेल फीमेल बिलो द एज ऑफ 18 years. लेकिन एच चाइल्ड की एज कितनी लिखी है? 10 years. 10 ईयर्स। तो बताओ सेक्सुअल असॉल्ट में जाएगा ये केस? देखो ये जो सभी ऑप्शंस है ना आपके सामने, तो बेयर एक्ट भी है, सभी जो ऑप्शंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, इनकी चेक करो किसके अंडर जाना चाहिए ये केस। हम अभी सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं ना। ये सेक्शन 9 का है क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 का ना तुसी सेक्शन 9 क्लॉज एम देखो, सी सेक्शन 9 क्लॉज एम, whoever commits sexual assault on a child below 12 years। और एक गल याद रखना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दे वास्ते पेनिट्रेशन होनी चाहिए है। सेक्सुअल असॉल्ट दे वास्ते पेनिट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब द क्वेश्चन इज विल ही बी लायबल फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? यहाँ पे पी नहीं आएगा। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ओनली सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, या ऑल ऑफ द अबव? तो दिस विल बी सी, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पेनिट्रेटिव नहीं आएगा, पेनिट्रेटिव विल नॉट बी देयर, क्योंकि उसने कहा है कि चाइल्ड को किसी और पर्सन का पेनिस टच करो। क्या पेनिट्रेशन हुई है? नो। पेनिट्रेशन अगर हो गई तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो जाएगा, एंड इट विल बी द केस ऑफ पहली गलती सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि उन्हें टच किया। अब चाइल्ड की एज कितनी है? 10 ईयर्स, तो दैट इज मोर सीरियस ऑफेंस। तो ये किसके अंडर फॉल करेगा? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंडर फॉल करेगा। ठीक है, जहां पे चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स हो गया वो ऑटोमेटिकली केस बन जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, या सॉरी एग्रावेटेड का, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, सेक्शन 5, हाँ सेक्शन 5, 7 और सेक्शन 9, इनका केस ये बन जाएगा, क्योंकि चाइल्ड इज लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, तो दिस इज मोर सीरियस, ये एग्रावेशन में चला गया। ठीक है, ऑलराइट। एक सेंटेंस लिखो प्लीज, वेयर द एज ऑफ चाइल्ड इज, where the age of child is less than 12 years, where the age of child is less than 12 years, there section 3(7) will not apply, there section 3 or 7 will not apply, that will be a case of aggravation, full stop, that will be a case of aggravation, means more serious, means more serious, therefore that will be, therefore that will be
aggravated penetrative sexual assault or aggravated sexual assault. Therefore that will be aggravated penetrative sexual assault, that is APSA, or aggravated sexual assault, that is ASA, which is under section 5 and 9, which is under section 5 and 9. ठीक है. सो ऑप्शन 1 नहीं होएगा. देखो पेनिट्रेशन वाला तो बिल्कुल ही नहीं होएगा, ऑप्शन 2 तो बिल्कुल ही नहीं होएगा. ए इज गिल्टी ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि पेनिट्रेशन तो हो ही नहीं रही. हुन बचेगी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. ऑप्शन 1 क्या करेक्ट होगा? नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज द एज ऑफ द चाइल्ड इज लेस देन 12 ईयर्स. तो इट विल डायरेक्टली फॉल अंडर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. क्लॉज 9M, सेक्शन 9M का ये मैटर. ठीक है, ये भी आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था. अच्छा, अगर चाइल्ड 12 to 16 ईयर्स का हो जाए, if the age of the child is 12 to 16 years, then it will be the case of sexual assault or aggravated sexual assault, aggravated penetrative sexual assault. Sorry, aggravated भी नहीं होएगा ये. It will be sexual assault or penetrative sexual assault. Sexual assault तो होएगा ही होएगा, penetrative sexual assault भी होएगा, लेकिन aggravated नहीं होएगा. Neither it will be aggravated sexual assault nor it will be aggravated penetrative sexual assault. Aggravation कदों होती है? When the child is less than 12 years. अब एज कितनी है? 12 से 16 साल. तो ये सिंपली कहा जाएगा सेक्सुअल असॉल्ट में या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में. एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं होगा. ठीक है, इसकी पनिशमेंट्स प्लीज याद रखना. ठीक है, और अगर चाइल्ड मान लो 16 to 18 ईयर्स का है, तब क्या होगा? If the child is 16 to 18 years, same way sexual assault और penetrative sexual assault, aggravation तब भी नहीं होगी. ठीक है, चलो अब हम सेक्शन 5 पूरा कंटिन्यू करते हैं. 5N हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, ओ देखो 5O, whoever being in the ownership, और याद रखना असी हले केड़े सर्कमस्टांसिस पढ़ रहे हैं, केड़ी सिचुएशन पढ़ रहे हैं. वो पर्सन जेड़ा पावर एंड पोजीशन च ताऊ एग्रावेशन बनेगी. ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप बेसिकली. whoever means accused being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault, तो it will be aggravated penetrative sexual assault. P देखो, whoever being in the position of trust or authority of a child. A कौन है? whoever in the position of trust or confidence or authority of a child. ये कौन सा पर्सन होता है? commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else. ये कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं? जिनकी जैसे ट्रस्ट में आया था किसी बच्चे की फैमिली वाले, guardian. It will be guardian who is in a position of trust or authority. तो guardian is a position of fiduciary relationship. ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ऑर्फन चाइल्ड है, अनाथ बच्चा है, और ऑर्फनेज होम वाले उसके गार्डियन बन गए. तो दैट इज ऑर्फनेज होम इज एन इंस्टीट्यूशन, और वहां पे किसी चाइल्ड के साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स या इन्होंने ये कर दिया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो दैट विल बी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. क्यों? whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing that the child is pregnant, और R देखो, whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child, it is also aggravated penetrative sexual assault. APSA.
Whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations. Whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this act or any sexual offence punishable under any law for the time being in force. This is what 2T क्या है, sorry 5T क्या है? Previously convicted of having committed any offence under this act. It is very very important concept under CRPC. Previous conviction the proof करना proof देना it is very very important question of mains. खास करके पंजाब च बहुत आंदा है, ये आपके एविडेंस के साथ भी रिलेट करता है। जब आप वहाँ देते हो आई थिंक सो आप वहाँ देते हो ये करैक्टर एविडेंस के टाइम पे प्रीवियस कन्विक्शन जो प्रूव करना होंगे ना कि ये बैड करैक्टर का है या गुड करैक्टर का है, तो प्रीवियस कन्विक्शन ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬੈਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जुडिशरी एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ अपना ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। एक ये पक्का आता है और एक अकम्पलिस का क्वेश्चन बहुत आता है एविडेंस एक्ट में, ठीक है। वैसे ये सीआरपीसी में भी मैं आपको करवाऊंगा, थोड़ा सा रिलेट करेंगे हम एविडेंस के साथ भी। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रीवियस कन्विक्शन जिसकी हो चुकी है उस पर्सन की, किस लिए कन्विक्शन हुई है, ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। फिर वो चाहे ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, ठीक है, उसके लिए इसकी कन्विक्शन यहाँ हो चुकी है। या किसी और लॉ में कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस के लिए उसकी कन्विक्शन हो चुकी है, जिमें आईपीसी च रेप दी होगी, ठीक है, जिमें पॉश एक्ट च सैक्शुअल हैरेसमेंट एट वूमेन एट वर्कप्लेस एक्ट दे विच ओहदी कन्विक्शन होगी, ਉਹ ਵਾਲੀ जजमेंट हो गई है ना। कन्विक्शन नैचुरली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, जजमेंट तो यू देखो, whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to stripe or parade naked in the public is said to commit aggravated penetrative sexual assault। ये सारे circumstances है किधे, APSA दे, aggravated penetrative sexual assault दे। सेक्शन 6 देखो पनिशमेंट कितनी है, प्लीज रीड, आप रीड करो सेक्शन 6। Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous punishment for a term which shall not be less than 20 years। यस, मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, 20 years। इतनी देनी है, मिनिमम सेंटेंस है ये, ठीक है। But which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine or with death। अब डेथ भी आ गई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इट इज मोर सीरियस, एग्रावेटेड है ये अलग अलग सिचुएशंस में पर्संस कर रहे हैं। मिनिमम सेंटेंस ही 20 साल का, तो इट इज मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, डेथ सेंटेंस भी ना देती हुई है, ठीक है। और एक इन्होंने और बात लिखी है, फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। इसका क्या मतलब है, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सीआरपीसी में पढ़ाऊंगा कि ऑन द ग्राउंड ऑफ गुड कंडक्ट जो कोर्ट है और कहीं पे जो प्रेसिडेंट है वो कम्यूट भी कर देते हैं पनिशमेंट। हमने पढ़ा ना पार्डनिंग पावर में, पढ़ा था, आपने नहीं लगाई क्लासेस, पार्डनिंग पावर हमने की है प्रेसिडेंट की, तो वो कम्यूट कर देते होते हैं सेंटेंस। अब वो कंसेप्ट भी यहाँ खत्म हो गया। बाय यूजिंग द वर्ड्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, द स्कोप ऑफ कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस लेस देन 20 years इज ऑल्सो गिवन अप, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आप साइड बाय साइड लिखती रहिए प्लीज। क्लॉज 2 पढ़ो प्लीज। The fine imposed under subsection 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim। वही सेक्शन 4 वाला सेम है वर्डिंग। अब हमारे यहाँ पे कौन से दो ऑफेंसेस कंप्लीट हुए, कौन से, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पीएसए एंड एपीएसए। यहाँ पे याद रखना कि पेनिट्रेशन इज मस्ट ऑफ द प्राइवेट पार्ट ऑफ द मेल इनटू द प्राइवेट पार्ट ऑफ द फीमेल। वो कौन से मेथड से होगी पेनिट्रेशन, आइदर बाय वे ऑफ इंसर्शन, इंसर्ट कर दिया, मैनिपुलेशन
जैसे वो मैंने आपको बताया था, उसकी थाइज में इंसर्ट कर दिया, या अप्लाइंग हिज माउथ, टंग वगैरह, और नेक्स्ट इज सिंपली पेनिट्रेट कर दिया। तो उसकी वो जो सारी ओपनिंग वर्ड्स हैं सेम जैसे रेप होता है वैसे दिए हुए हैं, लेकिन इट विल नॉट बी कॉल्ड रेप। ये हमने अभी पढ़ा भी इंडिपेंडेंट थॉट वाली जजमेंट में कि सेम वर्डिंग जो 375 दी है वो सेक्शन 3 दी है पॉक्सो दे, और सेक्शन 376 क्लॉज 2 दी जड़ी वर्डिंग्स है वो सेक्शन 5 दी है ना। लेकिन अब तो ये अमेंड हो गया बीएनएस में। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। यहां पे पेनिट्रेशन नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, एक पर्सन का, ही मेड द चाइल्ड टू टच द पीनस ऑफ अनदर पर्सन, तो इट इज सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेशन तो नहीं हुई। अब द चाइल्ड की एज वाज कितनी, लेस देन 10 ईयर्स या 10 ईयर्स थी, लेस देन 12 ईयर्स, तो इट इज एग्रावेटेड। डायरेक्टली केस किस में चला जाएगा आपका, सेक्शन 9 में, एग्रावेशन में चला जाएगा ये 9M में। अगर मान लो चाइल्ड की एज होंगी लेट से 17 साल, तब किस में जाता है ये, सेक्सुअल असॉल्ट में। और अगर लिखा होता द अक्यूज्ड वाज द टीचर ऑफ द चाइल्ड, फिर एग्रावेटेड, क्योंकि हमने एक एक फैक्ट को वहां पे एनालाइज करना है एग्जाम में, खाली एज देख के नहीं आप मार्क करोगे। अब 17 साल है, इट कैन बी सेक्सुअल असॉल्ट ऑल्सो, इट कैन बी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑल्सो, लेकिन कब कोई क्या कोई एडिशनल फैक्ट है, आंसर इज यस। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अक्यूज्ड कौन था, उसका टीचर था। अब इवन तो यहाँ पे एज चाइल्ड की कितनी है, मोर देन 12 ईयर्स, लेकिन द अक्यूज्ड पर्सन वाज हिज टीचर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब ये केस किस में चला गया, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, दैट इज एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में, तो इसकी सजा ज्यादा होगी, दैट इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट। अगर यह नहीं लिखा होता क्वेश्चन में, सिंपली लिखा होता ए इज द अक्यूज्ड, ही मेड द गर्ल चाइल्ड ऑफ एज्ड 17 ईयर्स टू टच द पेनिस ऑफ अनदर पर्सन, और ये लाइन नहीं लिखी हुई दैट ए वाज द टीचर, सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो आपको एक एक फैक्ट बहुत ध्यान से पर्टिकुलरली एनालाइज करना है। इसके और थोड़े से हम एमसीक्यूज करेंगे, फिर आगे आ जाता है आपके। अब सबसे बड़ा जो ऑफेंस है वो सबसे पहले इन्होंने लिख दिया, फिर उसके बाद जो स्वीरिटी है, जो आपकी ब्रूटैलिटी है, वो ऑफेंस की कम होती जाएगी। इससे लेस डिग्री का होगा सेक्सुअल असॉल्ट, उससे लेस डिग्री का हो जाएगा आपका सेक्सुअल हैरासमेंट, ठीक है, देन द अदर प्रोविजंस। 13 ऑनवर्ड्स आप पढ़ने वाले हैं, 15, 16, 14, 19, इसमें कुछ एज सच इश्यूज नहीं आपको मिलेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको रीसेंट जजमेंट्स जरूर लिखवाऊं। सेक्शन 24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, एज इन अब तो हमारी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को लगेगी शायद, मंडे ट्यूसडे नहीं होएगी तुम्हारी क्लास, हाँ जी। Resilience Law Academy.